हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एनपीसी, जिसको की फुल फॉर्म रहेगी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको हम नॉर्मल पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे सामान्य संभावित वक्र। और इससे पहले हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप वो वीडियोज़ देख लीजिए। होता क्या है कि एक अध्यापक को, एक टीचर को क्या है, स्टैटिस्टिक का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक के अंदर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है करके चलता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, उसको एनपीसी का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर माना जाता है कि एक अध्यापक को स्टैटिस्टिक के अंदर एनपीसी का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होना चाहिए। क्योंकि जब छोटी मोटी रिसर्च वो अपनी एजुकेशन के दौरान करता है, बच्चों के ऊपर छोटे मोटे टेस्ट वो करता है, तो उसको स्टैटिस्टिक के अंदर क्या है, एनपीसी की जरूरत वहाँ पर पड़ती है। लगातार इसकी इंपॉर्टेंस को हम ध्यान में रखकर चलेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, एनपीसी होता क्या है। तो कुछ मैं इसको एनालाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है। अक्सर देखा गया है कि जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों के टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं कि नहीं। ओके, टेस्ट बच्चों का परीक्षण करते रहते हैं। वो टेस्ट उनके एग्जाम से रिलेटेड भी हो सकता है, या किसी अदर एक्टिविटी पर बेस्ड भी वो टेस्ट हो सकता है, जैसे कि बच्चों की मानसिकता चेक करने के लिए एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों का जब परीक्षण किया जाता है, जो टेस्ट लिया जाता है, तो क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और उस डाटा के आधार पर क्या है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तैयार किया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या है, इस पर हम अच्छे से बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें, उसमें लगातार हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बात की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप एक बार उन क्लासेस को देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टीचर के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर तैयार किया जाता है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं हम, ऑब्जर्व्ड, या इसको हम रियल भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऑब्जर्व, क्योंकि इसको ऑब्जर्व किया गया, अवलोकित किया गया है एक टीचर के द्वारा बच्चों का टेस्ट लेकर, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व भी कह सकते हैं, रियल या वास्तविक भी कह सकते हैं। ओके, अब जो हमारा ऑब्जर्व्ड या रियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाता है। जब इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को उसको बोलेंगे ऑब्जर्व कर्व। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमने ऑब्जर्व की है, जो डाटा हमने ऑब्जर्व किया है, उसको ग्राफ में हम प्रेजेंट कर देते हैं। ग्राफ में जब उसको दिखाते हैं तो उसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड या रियल कर्व हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, ये जो टेस्ट लिया गया है एक स्मॉल स्केल, एक छोटे स्तर पर हम बात कर रहे हैं। जब बच्चों की बात होती है 10, 20, 30, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अध्यापक को यहाँ पर आवश्यकता है, यहाँ पर जनरली हमें ज़रूरत है कि हम एक बड़े स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर क्या है, ये रिसर्च करें, ये टेस्ट करें। भाई हमारा स्केल, हमारा जो ग्रुप है जितना बड़ा होगा, जिस पर हम टेस्ट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये कर्व है, इसकी शेप जो आएगी बेल के आकार की आएगी, बेल शेप वो होगी, या ये कहिए कहीं ना कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर देखने को मिलेगा। हम इसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को। तो आप ध्यान दें कि अगर हमारा जो टेस्ट है या जो हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, अगर वो किस पे हो, एक लार्ज स्केल पे हो, या फिर ये कहिए लार्ज रैंडम ग्रुप। जब हम लार्ज रैंडम ग्रुप का क्या करते हैं, इस पर टेस्ट करते हैं, जब हम लार्ज रैंडम ग्रुप पर क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करके जब उसको ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्व की जो शेप आएगी वो बेल शेप आएगी, या फिर ये कहिए एक बेल के आकार की आएगी, या एक घंटी के आकार की आएगी, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। ओके, तो
तो यहाँ पर बात एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जब हम लार्ज रैंडम ग्रुप पर हम टेस्ट करते हैं तो हमने यहाँ पर दो बात ध्यान रखनी पड़ेंगे, दो हमारी कंडीशन यहाँ पर पूरी होनी चाहिए अगर हमने एनपीसी लेके आना है। तो इसमें एक तो हमारा जो टेस्ट है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो रैंडमली होना चाहिए। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है रैंडमली होना चाहिए। रैंडमली मतलब यादृच्छिक ढंग से होना चाहिए, बगैर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं किसी प्रकार का बाइस्ड नहीं होना चाहिए। ओके, और दूसरा क्या होना चाहिए, हमारा जो टेस्ट है, जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हमने सैंपल लिया है किससे, पॉपुलेशन से, तो वो सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि पूरे ग्रुप को क्या करे, वो रिप्रेजेंट करे। तो ये बात हमने यहाँ पर क्या देखी, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब तैयार करते हैं, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व्ड या रियल कर्व हम कहते हैं। जब हम एक लार्ज रैंडम ग्रुप का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो शेप आती है कहीं ना कहीं वो कैसी आती है, बेल शेप आती है, एक घंटी के आकार की आकृति यहाँ पर निकल कर आती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और ध्यान रखें, जब लार्ज रैंडम ग्रुप पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका तैयार करते हैं, वो रैंडमली होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, यादृच्छिक ढंग से हमने वो करना है, और साथ के साथ वो क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या बाइस्ड लेस होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा मीनिंग। यहाँ पर एनपीसी को एक बार देख लेते हैं। तो एनपीसी में क्या होगा, जब हमारा लार्ज रैंडम ग्रुप पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम एक ग्राफ तैयार करते हैं, तो वहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेंटर में सबसे ज़्यादा निकल कर आएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी का सबसे ज़्यादा जमावड़ा वो बीच में होगा, और जब हम दोनों सिरों की तरफ बढ़ते हैं, स्कोर वहाँ पर क्या है, कम होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें ये लार्ज रैंडम ग्रुप की बात है। ठीक है, जब बात होती है एक लार्ज स्केल पर किसकी, एक्सपेरिमेंट की। तो ये था हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का कंसेप्ट। हमने यहाँ पर अच्छे से समझा कि एनपीसी होता क्या है। अब बात करते हैं इसका प्रतिपादन किसने किया, कब सबसे पहले इसका यूज किया गया, किसके। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर बात करें एनपीसी के प्रतिपादन की, तो जो डिमोवेर है उसने 1733 में सर्वप्रथम सबसे पहले क्या है, सामान्य वक्र जो हमारा नॉर्मल कर्व है उसकी समीकरण का विकास उन्होंने किया। तो सबसे पहले इसका विकास किसने किया था, वो डिमोवेर ने किया था। 1733 में इसकी समीकरण का विकास क्या है, किया गया। और जो घोष और लाप्से थे, घोष और लाप्से ने इस संभावित वक्र प्रत्यय को और अधिक विकसित किया। देखो, समीकरण का विकास, या ये कहिए कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व है, इसका कंसेप्ट सबसे पहला डिमोवेर ने दिया था। सबसे पहले डिमोवेर ने दिया था 1733 में, और लेकिन उसको और ज़्यादा विकसित करने का जो गौरव है वो किसको प्राप्त हुआ, घोष और लाप्से को। ओके, अगर हम अन्य नाम की बात करें एनपीसी को और किन किन नामों से जानते हैं, तो डिमोवेर का वक्र भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि डिमोवेर ने इसका सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था। उसके बाद इसको गौशियन वक्र भी कह सकते हैं, इसके नाम से यही पड़ा, घोष के नाम से गौशियन वक्र, क्योंकि इसको और ज़्यादा विकसित घोष ने किया था। और इसको हम बेल शेप कर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इसकी आकृति और वो बेल के शेप की होती है, इसको बेल, इसलिए इसको बेल शेप कर्व भी हम कह सकते हैं। अगर इसकी मीनिंग की बात करें, इजी सा मीनिंग बनेगा। आपने इतना कुछ पढ़ लिया है तो मीनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। देख लेते हैं सामान्य संभावित वक्र, यानी कि एनपीसी वक्र एक सिमेट्रिकल या सममित, सिमेट्रिकल आप समझ सकते हो, यानी कि जब एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा ढक ले, अगर उसको बीच में से हम मोड़ दे, जैसे कि हम एक हाथ के ऊपर जब दूसरा हाथ रख लेते हैं तो एक हाथ दूसरे हाथ को पूरा ढक लेता है, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल शेप है। तो फिर आप बहुत सारी ऐसी शेप सोच सकते हो, जैसे कि हम ताजमहल है, ताजमहल को अगर बीच में से हम कट कर दें तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा ढक लेगा, ये सिमेट्रिकल है। और बहुत सारी शेप हमारी लाइफ में है जो सिमेट्रिकल के आप एक एग्जांपल ले सकते हो। तो एनपीसी क्या है, एक सिमेट्रिकल शेप है। ओके, जो मध्य से अधिक ऊंचा, जो मिड यानी कि मध्य से ज़्यादा ऊंचा होगा, इसकी शेप मैं एक बार बना देता हूँ। जैसे कि आप ये शेप देख सकते हो, ये सिमेट्रिकल शेप होगी, क्योंकि ये मध्य से सब ऊंचा होगा, मध्य से अधिक ऊंचा होता है, तथा क्रमशः दोनों किनारों की ओर घटता चला जाता है। ये और दोनों किनारों की ओर क्या है, ये घटता चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जो बेस लाइन होती है, आधार रेखा होती है, उसको ये रेखा कभी भी स्पर्श नहीं करती।
ये इसका मीनिंग बन जाता है। तो मीनिंग यहाँ पर क्या देखने को मिला, एनपीसी वह सममित या सिमेट्रिकल वक्र है जो मध्य से अधिक ऊंचा होता है तथा क्रमशः दोनों किनारों की ओर घटता जाता है, लेकिन बेस लाइन को आधार रेखा को कभी भी स्पर्श नहीं करता। अगर आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दे। आगे बात कर लेते हैं, हम डिटेल में इस शेप के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे एनपीसी के बारे में और इसकी क्या क्या विशेषताएं बनती है उस पर भी विचार करेंगे। चलिए आगे शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक को ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एनपीसी का जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब बात है इसको समझने की, इसको अच्छे से समझ के चलना। और फाइनल एग्जाम में अगर एनपीसी का क्वेश्चन आता है तो आपने एज इट इज़ यही जो डायग्राम है ये पेपर में ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने कंसेप्ट को जाना, कंसेप्ट आप लिख दोगे, उसके बाद इसका प्रतिपादन किसने किया था एनपीसी का, इनको किन किन नामों से जाना जाता है और इसका मीनिंग क्या है एनपीसी का, उस पर भी बात हमने कर ली है। अब बात आती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि सामान्य संभावित वक्र के डायग्राम की। तो मैंने वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अगले स्टेप में हम यही जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये है हमारी बेस लाइन। ओके, तो मैंने इसके ऊपर 3 डायग्राम ड्रॉ किए हैं। एक तो हमारा ये रहा आपका बिल्कुल कैसे किस शेप का है आपका, फर्स्ट ये रहा, ये किस शेप का आप देख सकते हो, ये लेप्टोकॉर्टिक कर्व है जिसको हम चोटी के आकार का वक्र भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा ये रहा जिसको हम मेसोकॉर्टिक कर्व भी कहते हैं, जिसको हम मंदिर के घंटे के आकार का वक्र भी कह सकते हैं। और तीसरा हमारा प्लेटिकॉर्टिक कर्व, प्लेटिकॉर्टिक यानी कि प्लेटी को हिंदी में आप कह सकते हो पठार जिसको हम बोलते हैं। तो उसके आकार का ये क्या है, उसके समान या उसके आकार का ये वक्र हमारा रहेगा। लेकिन इनमें से हमारा एनपीसी क्या है, क्या हम इसको एनपीसी माने, क्या हम इसको एनपीसी माने या फिर इसको एनपीसी माने। तो इनमें से किसको एनपीसी माने ये हमारे लिए थोड़ी दुविधा वाली बात है। लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पर 3 अजम्पशन लिख दी है, 3 कंडीशन लिख दी है। जिस वक्र में तीनों कंडीशन पूरी होती है वही हमारा एनपीसी होगा। यानी कि सबसे पहले तो यूनिमोडल होना चाहिए, तो ये भी हमारा यूनिमोडल है। यानी कि यहाँ पर भी एक ही मोड की बात हुई है, एक ही पॉइंट पर क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। यूनिमोडल शेप यानी कि कोई भी हो सकती है, ये हमारी यूनिमोडल शेप है। ये हमारी यूनिमोडल शेप नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 2 मोड की बात हुई है। यहाँ पर 2 जगह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये कंडीशन तीनों में पूरी होती है, प्लेटिकॉर्टिक हो, मेसोकॉर्टिक हो, लेप्टोकॉर्टिक हो, तीनों में यूनिमोडल शेप है। तो अगली देख लेते हैं टेढ़ापन शून्य। तो हमारा टेढ़ापन शून्य होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसमें जो टेढ़ापन शून्य इतना नज़र नहीं आता, और इसमें बात करें टेढ़ापन शून्य ये इसमें भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। लेकिन टेढ़ापन जो शून्य हमारा जो मेसोकॉर्टिक है उसमें नज़र आता है। ओके, तो दोनों कंडीशन जो हमारी पूरी होती है वो मेसोकॉर्टिक में होती है। लेकिन आप थोड़ा सोच सकते हो कि हम मान लेंगे चलो भाई लेप्टोकॉर्टिक है या प्लेटिकॉर्टिक है, उसमें भी जो टेढ़ापन वो शून्य है। लेकिन तीसरी अजम्पशन तीनों को बिल्कुल अलग कर देगी, मेसोकॉर्टिक से दोनों को अलग कर देगी, लेप्टोकॉर्टिक और प्लेटिकॉर्टिक। यानी कि इसमें जो मेसोकॉर्टिक वो होनी चाहिए, मेसोकॉर्टिक वो होनी चाहिए यानी कि मंदिर की घंटी की आकार की शेप होनी चाहिए। और मंदिर के घंटे की आकार की जो शेप होती है वो मेसोकॉर्टिक ही होती है। जो हमारा एनपीसी है वही होती है। और जिसको जो स्टैंडर्ड माप होता है वो 0.263, तो 0.263 जो अगर माप हम बात करें, माप की बात करें, वो मेसोकॉर्टिक कर्व की होती है। तो मेसोकॉर्टिक कर्व ही हमारा क्या होगा, एनपीसी होगा। तो तीनों में से हमारा एनपीसी कौन सा होगा, वो रहेगा हमारा ये एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो हमारा रहेगा, मेसोकॉर्टिक कर्व हमारा रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसको मेजर करके लिखा गया है, किसकी हेल्प से, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से। आप सिर्फ इसको याद कर सकते हो, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो यहाँ पर यूनिमोडल होता है यानी कि सेंटर का पॉइंट होता है, एंड सिमेट्रिकली वो लाइन जो सिमेट्रिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है डायग्राम को। तो ये पॉइंट, इस पर हमारा मीन, मीडियन एंड मोड तीनों क्या रहेंगे, इक्वल होंगे। जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसके डायग्राम का। तो इस पॉइंट पर मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल रहेंगे। अगर हम बात करें मीन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की वैल्यू क्या रहेगी, वो 68.26। तो ये जो है ये क्या है, ये क्या है, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की वैल्यू। ओके, तो आपने सिर्फ याद रखनी है, अगर
-2 स्टैंडर्ड डेविएशन से -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की वैल्यू की बात करें तो वो हमारी रहेगी 95.44। अगर बात करें -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की वैल्यू क्या रहेगी, वो 99.73। ये एक प्रमाप है, यह एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से मेजर किया। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं तो इसकी हेल्प से क्या है, हम उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ वैल्यूज है यहाँ पर लिखी गई है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है और इसको अच्छे से वहाँ पर डिस्कस करेंगे जब हम इसकी करैक्टरिस्टिक को हम पढ़ के चलेंगे। फिलहाल यहाँ तक आपने ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारा जो अगला स्टेप है, तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है। अब हम बात करने वाले हैं फीचर ऑफ या करैक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी, यानी कि एनपीसी की विशेषताएं क्या क्या होने वाली है। चलिए उन पर बात कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी। फाइनल एग्जाम में वो सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि सामान्य संभावित वक्र की विशेषताएं क्या क्या है, उस पर विस्तार पूर्वक विचार कीजिए। तो हम इन्हीं बातों पर विचार करने वाले हैं कि एनपीसी की विशेषताएं क्या क्या बनती है। चलिए शुरू कर लेते हैं। इजी है बिल्कुल, जो चीज़ मैंने पहले आपको बताई है, समझाई है, उन्हीं से इसकी विशेषताएं निकल कर आएंगी। चलिए देख लेते हैं। बेल शेप्ड कर्व बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम आपको रहने वाली नहीं है। ये मेसोकर्टिक कर्व है, ये किसकी आकृति का है, एनपीसी किसकी आकृति का है, ये बिल्कुल बेल की आकृति का है, मंदिर की घंटी के आकार का है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो, घंटाकार आकृति हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, अगला हमारा पॉइंट रहेगा परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप। तो एनपीसी हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल रहेगा, सममित रहेगा। यानी कि जब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा पूरा ढक लेगा, उसको सिमेट्रिकल शेप कहेंगे। जैसे कि हाथ है, अगर मैं इस हाथ पर पूरी रख देता हूं तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेता है। तो ये दोनों हाथ हमारे क्या है, सिमेट्रिकल हैं। ओके, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये लाइन हमारी है, अगर मैं इस हिस्से को इस हिस्से पर रख देते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करके, तो ये इसको पूरी तरह ढक लेगा। तो यहाँ पर क्या, ये परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप रहेगी। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के जितने भी टाइप्स हैं, मीन मीडियन मोड, अगर हम उसके टूल्स की बात करें, मीन मीडियन मोड, तो इसमें क्या रहेंगे, ये इक्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, इनमें समानता यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो जो हमारा एनपीसी है, ये एनपीसी की जो ये लाइन है, सेंट्रल लाइन, बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन हमने खींची है, और इस पॉइंट पर क्या है हमारा मीन मीडियन एंड मोड, तीनों की वैल्यू सेम रहेगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें आप जब मीन मीडियन मोड निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, तो वो क्या निकल कर आएगा, वो इक्वल निकल कर आएगा। इसलिए इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यहाँ पर इक्वालिटी क्या है, हमें नजर आती है। अगले पॉइंट पर बढ़ लेते हैं, अनंत स्पर्शी। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी एनपीसी की रेखाएं हैं जो दोनों सिरों की तरफ बढ़ती हैं, आप देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाती है हमारी, और ये प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। हम कह सकते हैं ये बेस लाइन को कभी भी स्पर्श नहीं करती, ये हमारी अनंत स्पर्शी रहेंगी। क्या, हमारी जो एनपीसी की जो रेखाएं हैं जो दोनों सिरों तक बढ़ती है, ये कभी भी बेस लाइन को स्पर्श नहीं करती। अगले पॉइंट को पर बात करते हैं यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। जो एनपीसी का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो यूनिमोडल रहेगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक मोड की बात होगी, यानी कि एक ही पॉइंट पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये शेप हमारी कैसी रहेगी, ये यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रहेगा। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं रेंज। अगर नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं रेंज। अगर हम रेंज की बात करें, एनपीसी की रेंज कहाँ तक होती है, तो एनपीसी की जो रेंज रहेगी वो इनफाइनाइट रहेगी, अनंत तक की जाएगी। ओके, ये कभी भी क्या है, जब इस लाइन को स्पर्श नहीं करेगी तो इसकी जो रेंज है, इसका जो विस्तार है वो इनफाइनाइट तक जाएगा। प्लस की तरफ बात कर लो या माइनस की बात कर लो, ठीक है। आगे देख लेते हैं टोटल एरिया। अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें, जो टोटल एरिया इसका रहेगा वो इक्वल टू यूनिट, इकाई के बराबर इसका क्या है, कुल क्षेत्रफल रहेगा। तो हम कह सकते हैं एनपीसी के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल जो होता है वो इकाई के बराबर होता है, यूनिट के बराबर होता है। बात कर ले अगले पॉइंट की, ऑर्डिनेट मतलब इसकी हाइट, ऊंचाई की बात करें तो एनपीसी की जो ऊंचाई है वो एक पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई मध्य में होती है। आप देख सकते हो मध्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो ऑर्डिनेट ऊंचाई की अगर बात करें तो मध्य में इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर
9 की बात कर ले, चतुर्थांकों का समान अंतर यानी कि इक्वल डिस्टेंस ऑफ क्वार्टल। जैसे कि हम बात करते हैं Q3 Q1 क्वार्टर वन क्वार्टर 3 की बात करते हैं, तो इनमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो अगर मैं Q3 में से मीडियन को लेस कर देता हूँ, वो किसके इक्वल आएगा, Q1 के इक्वल आएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं जो क्वार्टर हमारे होंगे उनमें अंतर हमें क्या है, समान देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। इसके हम 9 करैक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं, दो तीन और करैक्टरिस्टिक हम उन पर भी बात कर लेते हैं। चलिए, हाँ चलिए स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी। हम इससे पहले 9 करैक्टरिस्टिक कर चुके हैं। 10वीं करैक्टरिस्टिक की बात करें, अगर एनपीसी के माध्य विचलन की बात होती है, मीन डेविएशन की बात होती है कि एनपीसी के अंदर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन डेविएशन क्या देखने को मिलेगा, तो वो रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 हिस्सा, है ना। जब स्टैंडर्ड डेविएशन को 4/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा मीन डेविएशन निकल कर आ जाता है किसका, एनपीसी का, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। अगर हम क्वार्टल डेविएशन की बात करें कि एनपीसी का क्वार्टल डेविएशन क्या रहेगा, तो एनपीसी का क्वार्टल डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसका 2/3 हिस्सा निकाल देते हैं, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारा वहाँ पर क्वार्टल डेविएशन निकल कर आ जाएगा किसका, एनपीसी का। अगर हम मेन पैरामीटर की बात करें कि एनपीसी के अंदर किन किन पैरामीटर की हेल्प से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमने ये वैल्यूज निकाली हैं, ये वैल्यू जो हमने निकाली हैं, तो इसके मेन पैरामीटर रहेंगे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हम एनपीसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हमको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो मेन पैरामीटर हमारे क्या रहेंगे, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम एरिया रिलेशनशिप की बात करें, एरिया रिलेशनशिप में क्या है, जो मैंने चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है भाई, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की वैल्यू क्या रहेगी, ओके भाई, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की वैल्यू क्या रहेगी, यही हमारा एरिया रिलेशनशिप है भाई। मीन से लेकर +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की वैल्यू ये रहेगी, मीन से लेकर +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की वैल्यू ये रहेगी। तो इस प्रकार ये, तो मैंने यहाँ पर 13 करैक्टरिस्टिक आपको बताई हैं और 2-3 बनती हैं, तो इतनी ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 13 करैक्टरिस्टिक को आप अच्छे से कर लीजिए। अगर फाइनल एग्जाम में यहाँ से 16 मार्क्स में क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में अगर आता है, तो जिस फॉर्मेट में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, जैसे सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद इसका प्रतिपादन किसने किया, इसको किन किन नामों से जानते हैं, फिर इसका मीनिंग क्या रहेगा, तो आप अपनी बुक से एक डेफिनेशन भी कर सकते हो। गिलफर्ड के अकॉर्डिंग की डेफिनेशन दी गई है आपके लक्ष्मी नोट से, आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप किसी और बुक की भी हेल्प ले सकते हो। फिर उसके बाद सीधा सीधे आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे। ये डायग्राम ड्रॉ करने के पश्चात करैक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी आप क्या है लिख कर चलोगे, और ये सब करने के पश्चात आप निष्कर्ष 3-4 लाइनों में निष्कर्ष लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे अगर आप इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जल्द ही हाजिर होंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।